इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से सम्राट चौधरी पटना वापस लौट आए हैं, लेकिन वो खाली हाथ नहीं आए हैं। उनके पास 33 नए मंत्रियों की लिस्ट है, जिसमें कयास ये लगाए जा रहे हैं कि नए युवाओं के नाम ज्यादा होंगे और कई पुराने मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। इसके साथ ही ओसामा शहाब की मुश्किलें भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उनके ऊपर जो दूसरी एफआईआर दर्ज हुई थी, उस मामले में पूछताछ होने की आशंका जो है वो अब बढ़ती जा रही है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सर, सबसे पहले बात करते हैं सम्राट चौधरी की जो नए मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, उसकी तैयारियां पूरी तरीके से तेज हो चुकी हैं। बिल्कुल, देखिए, सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद कहीं ना कहीं आज वो लिस्ट हासिल कर ली है। जो बिहार में कैबिनेट का जब विस्तार होगा तो हम देखेंगे कि नए चेहरे वहां पर आपको नजर आएंगे, क्योंकि देखिए नए चेहरों का आना बहुत जरूरी है। क्योंकि बिहार में जो हमने पुराने मंत्री देखे हैं या फिर पुराने चेहरे देखे हैं, ठीक है कि उन्होंने काम किया है, लेकिन जो बदलता भारत है और जो युवाओं की सोच है, उस पर कहीं ना कहीं मंत्रियों को काम करना होगा। और इसलिए हम बीजेपी के अंदर खासतौर पर देख रहे हैं कि कैसे युवा नेतृत्व को कहीं ना कहीं लाया जा रहा है। चाहे फिर आप मध्य प्रदेश के सीएम के तौर पर देख लीजिए किस तरीके से वहां पर मोहन यादव को लाया गया, या फिर राजस्थान हो, अलग अलग जगह पर हो, वहां पर आप देखेंगे कि कैसे युवा नेतृत्व को जगह दी जा रही है। सम्राट चौधरी युवा नेतृत्व ही बिहार के अंदर है। और तो और अगर बात हम करें, क्योंकि देखिए अभी उप मुख्यमंत्री की बात करें तो उप मुख्यमंत्री जो जेडीयू से हैं, उनको काफी एक्सपीरियंस तो है। वो बात ठीक है कि उन्हें मुख्यमंत्री का पद दिया गया है, लेकिन जो तमाम मंत्री हैं जो कार्यभार संभालेंगे और किस तरीके से बिहार को विकास की ओर अग्रसर करेंगे, तो उसमें नए युवा चेहरों की जरूरत है। क्यों? अब इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि बिहार में 3 से 4 कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको कहीं ना कहीं बिहार वासियों के सामने अगर आपने रखा है चुनावी मौसम में और आपने बताया है कि इस मुद्दे पर हम काम करेंगे, तो आपको उस पर काम करना होगा। सबसे पहले पलायन का मुद्दा, क्योंकि बिहार के अंदर आप देखिए कि पलायन का मुद्दा 2005 या उससे पहले जब लालू यादव की सरकार थी या फिर नीतीश 2005 में आए, जब से ये मुद्दा ही बना हुआ है। हर पार्टी वादा करती है, लेकिन उस वादे को निभाने में वो नाकामयाब साबित हो जाती है। अब अगर नया कोई मंत्री आएगा, उद्योग मंत्री अगर हो या फिर तमाम जो भी मंत्री आ रहे हैं और जिनका भी नाम है, अगर युवा नेतृत्व होगा तो सोचेगा कि आखिर युवाओं को रोजगार किस तरीके से दिया जाए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नीतीश सरकार में युवाओं को रोजगार नहीं दिया गया, लेकिन पलायन आखिर कैसे रोका जाए, क्योंकि आप महाराष्ट्र के अंदर देखते हैं, दिल्ली के अंदर देखते हैं, अलग अलग राज्यों के अंदर देखते हैं कि किस तरीके से वहां पर जाकर मजदूरी की जाती है या अन्य काम किया जाता है। सर, क्या लगता है इस बार विस्तार किस तरीके से हुआ होगा? जो मंत्रियों के विभाग का विस्तार होगा वो किस सोच समझ के साथ किया गया होगा? बिल्कुल, देखिए सोच समझ कर तो किया गया होगा, क्योंकि जो मुद्दा मैंने बताया अभी पलायन का, उसके साथ कई और मुद्दे हैं। क्योंकि कैसे घर के अंदर महिलाओं को रोजगार देना है, हालांकि नीतीश ने उसके लिए काम किया है। और ऐसे मुद्दे हैं कि कैसे अपराध को कम किया जाए, क्योंकि गृह विभाग तो सम्राट चौधरी के पास है, सीएम भी हैं। अपराध के मुद्दे पर उन्हीं से सवाल पूछा जाएगा। लेकिन उद्योग सबसे ज्यादा बिहार में किस तरीके से लगे, फैक्ट्रियां किस तरीके से लगे, कैसे महिलाओं की सुरक्षा हो और कैसे बिहार विकास की ओर अग्रसर हो, क्योंकि बिहार के अंदर अभी भी कई ऐसी चीजें हैं जिसको विश्व पटल पर रखा जा सकता है। आपने योगी आदित्यनाथ को देखा कि संभल को सनातन नगरी बता रहे हैं और किस तरीके से अरबों रुपया खर्च कर वहां पर मंदिरों का निर्माण कराया जा रहा है ताकि वो विश्व पटल पर रखा जा सके। जैसे अयोध्या है, काशी है, दुनिया भर से लोग वहां पर आते हैं। तो बिहार में ऐसा क्या किया जाए जिसके लेकर कहीं ना कहीं काम करना होगा, और उसके लिए जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है उसमें ऐसे चेहरे होंगे जो इन बातों को समझेंगे। देखिए कई कयास लगाए जा रहे हैं कि कई युवा चेहरे उसमें हो सकते हैं, लेकिन क्या जेडीयू से निशांत कुमार होंगे, नहीं होंगे, इस पर भी अभी कयास लगाया जा रहा है। क्योंकि निशांत कुमार को लेकर कई लोग अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। ललन सिंह की बात अलग है, जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार की बात अलग है, क्योंकि ये तमाम लोग तो सीएम बनाने की बात कह रहे थे निशांत कुमार को। लेकिन अंदर खाने निशांत कुमार को मनाने की कोशिश भी की जा रही है, क्योंकि ना तो उन्होंने डिप्टी सीएम का पद लेने के लिए भी साफ ना बोल दिया था और अब मंत्री का पद लेने के लिए भी उनकी तरफ से ना ही दिखाई दे रहा है। तो अंदर खाने उनको मनाने की कोशिश भी की जा रही है कार्यकर्ताओं द्वारा। देखिए देश के अंदर कहा जाता है कि अमित शाह राजनीति के चाणक्य हैं बीजेपी के अंदर, लेकिन जेडीयू के अंदर अगर चाणक्य की बात की जाए तो नीतीश कुमार हैं। और तो और देखिए जो नीतीश फैसला लेंगे वो निशांत को मानना ही होगा, क्योंकि निशांत राजनीति में इतने परिपक्व नहीं हैं। क्योंकि निशांत कुमार अभी राजनीति के गुण सीख रहे हैं और निशांत कुमार को अपने पिता पर भरोसा करना ही होगा। और दोनों की जिस तरीके से हमने बॉन्डिंग देखी है, आपने जो तस्वीरें देखी कि किस तरीके से राज्यसभा का नामांकन हुआ, उसके बाद वो गले मिले, किस तरीके से चरण स्पर्श वो करते हैं और जो बॉन्डिंग देखने को मिली है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश जो भी फैसला लेंगे निशांत उसे मानेंगे। और एक पिता के तौर पर कहीं ना कहीं अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल हो, ऐसा हर कोई चाहता है। खैर वो तो एक पिता भी हैं, या निशांत कुमार के पिता भी हैं, साथ ही साथ एक बड़े राजनेता भी हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि निशांत कुमार को कहीं ना कहीं कोई बड़ा पद तो मिलेगा।
आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन निशांत कुमार को बड़ा पद मिलना तय है। जी सर, एक तरफ जहां मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हैं, तैयारियां तेज हो रही है, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही है। उसामा साहब की बात करें तो उनके ऊपर जो दूसरी एफआईआर हुई थी उसको लेकर अब पूछताछ की जाएगी उनसे। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि ये 2 एफआईआर उनके ऊपर दर्ज हुई हैं। एक तो सिवान में किस तरीके से अपना वर्चस्व कायम करने के लिए गुंडाई की जा रही थी डब्लू खान की तरफ से, जो आरजेडी का कार्यकर्ता तक बताया जाता है और उसामा का बेहद करीब है। चंदन सिंह ने एफआईआर दर्ज करवाई थी, पत्थरबाजी भी सिवान में हुई थी, तो वर्चस्व की लड़ाई हम सिवान के अंदर देख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो गोरखपुर का एक परिवार है, उसकी जमीन है, उस पर किस तरीके से अपना कार्य जबरदस्ती किया जा रहा है, उसको लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई है। अब इस मामले में उसामा से पूछताछ हो सकती है, क्योंकि देखिए अब 6 दिन हो चुके हैं और कोई भी एफआईआर दर्ज होती है तो पुलिस का एक काम होता है कि उस एफआईआर दर्ज होने के बाद उस व्यक्ति से पूछताछ करें जिसके खिलाफ एफआईआर हुई है, और उसके बाद उसको कोर्ट में भी पेश किया जाता है। आगे आने वाले समय में क्या होगा ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा, लेकिन अभी एफआईआर दर्ज हुई है। कोर्ट में जब तारीख पड़ेगी या आगे आने वाले समय में वारंट जारी होता है या नहीं ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन हाँ, आरजेडी की मुश्किलें इसलिए बढ़ गई हैं क्योंकि तेजस्वी यादव जहां सम्राट चौधरी पर इस वक्त अपराध को लेकर कटाक्ष कर रहे हैं, वहीं वो अपराध मुद्दे पर खुद ही गिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके एमएलए की तरफ से ऐसा कृत्य किया गया है जिसमें कोई दो राय नहीं है। आप सिवान के अंदर देखेंगे, सिवान के अंदर क्या शहाबुद्दीन का वर्चस्व नहीं था? और सीधे सीधे देखिए, अगर ओसामा को कहीं ना कहीं दिमाग चलाना था तो वो ये दिमाग चलाते कि सिवान तो वैसे ही जाना जाता है मेरे पिता को लेकर कि पिता किस तरीके से वहां से वर्चस्व कायम कर चुके थे और मेरे पिता ने कितना आतंक फैलाने का काम किया, तो ऐसा कृत्य वो ना करें। और अब उनका जब नाम सामने आ गया है तो कहीं ना कहीं उनके पिता से भी उनको रिलेट करके देखा जाता है, और इस वक्त आरजेडी से भी रिलेट करके जैसा देखा जा सकता है कि वो एमएलए हैं। और शहाबुद्दीन को लेकर बीजेपी लगातार पहले से ही सवाल उठा रही थी कि कैसे शहाबुद्दीन का आतंक लालू प्रसाद यादव के जमाने में हुआ करता था, यानी जब उनकी सरकार थी, तो आप उनके बेटे को टिकट देने का काम क्यों कर रहे हैं? और हमने देखा कि जैसे ही उनको उम्मीदवार बनाया गया वैसे ही बीजेपी की तरफ से प्रोटेस्ट की तस्वीर भी बिहार के अंदर सामने आई थी, लेकिन आरजेडी मानी नहीं। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी ने खूब बढ़ चढ़ कर दिखाया कि देखिए किस तरीके से एक अपराधी के बेटे को टिकट दिया गया। अपराधी के बेटे को टिकट दिया गया, जब वो कलम बांट रहे थे तेजस्वी यादव तब भी प्रदर्शन किया गया, और मीडिया कर्मियों ने जब तेजस्वी से इस बारे में सवाल पूछा तो तेजस्वी ने खामोशी इख्तियार कर ली, जिससे साफ जाहिर था कि आगे आने वाले समय में तेजस्वी यादव हारेंगे और उनकी पार्टी 25 सीटों पर सिमट गई। तो कहीं ना कहीं आपने पहले भी गलती कर दी। अब तो तेजस्वी यादव को ये कहना चाहिए कि देखिए कोई भी नेता हो या कार्यकर्ता हो मेरा, अगर वो ऐसे कृत्य करता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर तेजस्वी ऐसा कहते हैं तो वो एक एग्जाम्पल सेट कर सकेंगे, ना कि उन्हें बचाने का काम करना चाहिए। ओसामा को लेकर पिछले दिनों आपने तेजस्वी का बयान सुना कि तेजस्वी किस तरीके से कह रहे हैं कि नहीं हमारे एमएलए पर ही जानबूझकर कार्रवाई की जा रही है। आप अपने उन एमएलए को संभालिए जो एमएलए आपसे नाराज हैं। आप फैजल रहमान के साथ मीटिंग करिए, आप तमाम विधायकों के साथ मीटिंग करिए। आप उस विधायकों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका ना तो बैकग्राउंड सही है, क्योंकि उस पर भी 20 से 25 मामले अभी भी दर्ज हैं ओसामा के ऊपर, और साथ ही साथ शहाबुद्दीन की अगर बात करते हैं तो उनके पिता ने किस तरीके से बिहार में आतंक मचाने का काम किया वो तो हमने देखा। लेकिन सर, तेजस्वी अपने इन विधायकों को अपने साथ के रखना चाहते हैं ताकि उनके नेता प्रतिपक्ष का जो पद है वो उनसे ना छूट पाए। देखिए, नेता प्रतिपक्ष का पद तो छिनेगा ही छिनेगा, जैसा हम निशांत के बारे में कह रहे थे कि उन्हें पद मिलेगा ही मिलेगा मंत्रिमंडल में, आज नहीं तो कल मिलेगा। और ऐसा ही हम कह सकते हैं तेजस्वी यादव के लिए कि तेजस्वी यादव की कुर्सी आज नहीं तो कल जाएगी। और नेता प्रतिपक्ष का पद छिनेगा क्योंकि नीतीश कुमार ने फैजल रहमान को जो इनाम दिया है अपने विभाग के अंदर, तो फैजल रहमान इस्तीफा तो देंगे, इतना तो तय है। और ये कहा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में कुछ दिनों में हो जाएगा फैसला, फैजल रहमान ले लेंगे। और देखिए, किसी भी नेता प्रतिपक्ष को 25 विधायकों का समर्थन बेहद जरूरी होता है। एक तो खुद ही तेजस्वी यादव विधायक हैं, उनका समर्थन तो माना नहीं जाएगा क्योंकि वो खुद विधायक हैं। 24 का आपको समर्थन जरूरी होगा, और अगर आपने 24 में से 2 भी विधायक अगर उनका समर्थन नहीं करते हैं तो तेजस्वी की नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी चली जाएगी। 2 विधायक, अब 2 विधायक कौन होंगे? एक तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से फैजल रहमान ने बगावत कर दी है। 2 से 3 विधायक ने नीतीश कुमार के साथ मुलाकात भी की है, हालांकि वो विधायक कांग्रेस के हैं। तो महागठबंधन की अगर बात करें तो महागठबंधन के विधायकों की तरफ से ये फैसला लिया गया था कि कैसे तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर हमें रखना है विधानसभा के अंदर। लेकिन नेता प्रतिपक्ष का जब पद छिनता हुआ नजर आएगा तो उस पर कहीं ना कहीं तेजस्वी को काम करना चाहिए, ना कि आप खास तौर पर ओसामा को लेकर ही बयान देंगे कि ओसामा बहुत अच्छा व्यक्ति है या ओसामा ने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया। देखिए, जब कोई सबूत सामने आ जाता है कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आजकल चीजें छिपाए नहीं छिपती हैं। 2 मिनट में अगर आपने
ने कोई कृत्य किया, किसने वीडियो बनाया, वो सोशल मीडिया पर आ जाएगा। हाँ, इतना जरूर चेक कराने की जरूरत होती है कि वो वीडियो सही है या नहीं है, क्योंकि एआई का भी जमाना है। लेकिन अगर कोई पुलिस सबूत देती है तो वो पूरी जांच परख के बाद देती है, और उसामा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और जो सिवान का जो वीडियो आया पत्थरबाजी का, वो झूठा नहीं था, ये पुलिस भी बताती है। तो उसामा बुरे फंसेंगे और उसकी आड़ में तेजस्वी भी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो यानी कि एक तरफ एनडीए ने पूरी तैयारी कर ली है नए मंत्रिमंडल विस्तार की, जल्द ही नया मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।